हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानरूप कुमार पे। तो दोस्तों, इसके पहले हम 100 प्रश्न तक डिस्कशन कर चुके हैं और ये आज से 101 नंबर से डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और इसी तरह से आपकी तैयारी में इजाफा होते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये पहला प्रश्न। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मशीन का संलग्न है? टेपर टर्निंग संलग्न, मिलिंग संलग्न, ग्राइंडिंग संलग्न या ये सभी? क्या है? टेपर टर्निंग अटैचमेंट है या मिलिंग अटैचमेंट या ग्राइंडिंग अटैचमेंट या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा इसमें से? तो इसमें हम देखते हैं कि लेथ मशीन पे टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, मिलिंग भी कर सकते हैं, ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि मिलिंग जैसे करना है लेथ पे तो हम जो क्रॉस स्लाइड होता है वहाँ पे हम मिलिंग अटैचमेंट को सेट कर देते हैं। ग्राइंडिंग करना है तो क्रॉस स्लाइड पे हम ग्राइंडिंग अटैचमेंट को सेट कर देते हैं, जिससे हम मिलिंग भी कर लेते हैं, ग्राइंडिंग भी कर लेते हैं। टेपर तो हम ऑलरेडी उस पर बिना कुछ किए ही जॉब को लेथ में बांध कर और टेपर टर्निंग, टेल स्टॉक ऑफसेट या जो भी है उसे हम कर लेते हैं। तो इसमें ये इस तरह से हम देखते हैं कि ये टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, मिलिंग भी कर सकते हैं और ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसलिए हम लेथ मशीन पर क्या इन तीनों अटैचमेंट को हम कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 102। इसमें कह रहा है 102 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लेथ संलग्न की मदद से लेथ मशीन पर किया जा सकता है? लेथ संलग्न की मदद से यानी कि कह रहा है लेथ मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन लेथ मशीन विथ द हेल्प ऑफ लेथ अटैचमेंट। यानी लेथ मशीन के द्वारा संलग्न से हम कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? टेपर टर्निंग कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं या ग्राइंडिंग कर सकते हैं या ये सभी। तो हम लेथ पे अटैचमेंट लगाकर हम टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं। टेपर टर्निंग तो ऑलरेडी कर सकते हैं। किसी भी जॉब को हम जब लेथ मशीन के चक में बांधते हैं तो अगर छोटा स्टिप टेपर काटना होता है तो हम क्या होता है, जब स्टिप टेपर काटने का रहता है तो क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड के द्वारा भी हम टेपर काट देते हैं, कंपाउंड स्लाइड के द्वारा। ठीक है। अगर लंबी जॉब में टेपर काटना हो तो क्या टेल स्टॉक ऑफसेट करके भी हम टेपर काट सकते हैं। अगर जो लंबी जॉब में टेपर काटना है तो हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा भी टेपर काट सकते हैं। मिलिंग भी कर सकते हैं उसमें। मिलिंग अटैचमेंट इसके पहले भी प्रश्न में हम बताएं कि मिलिंग अटैचमेंट क्या होता है। क्रॉस स्लाइड पर हम मिलिंग अटैचमेंट को लगा देते हैं तो मिलिंग भी कर सकते हैं, ग्राइंडिंग अटैचमेंट को लगा देते हैं ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये सभी हम अटैचमेंट के द्वारा लेथ मशीन पर हम इन सभी ऑपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फेस प्लेट पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपसाधक है? क्या एंगल प्लेट है, क्लैंप है, स्टेप्ड ब्लॉक है या ये सभी? तो कह रहा है फेस प्लेट। फेस प्लेट पर इस्तेमाल किया जाने वाला उपसाधक। फेस प्लेट पर क्या होता है कि जब हम लेथ मशीन के हेड स्टॉक में चक की जगह हम फेस प्लेट लगा देते हैं। ये लेथ मशीन है, ये हेड स्टॉक है। ठीक है।
तो यहाँ जो हम जब आमतौर पर चक लगा रहता है, जब अनियमित जॉब को हमको पकड़ना होता है तो उसमें हम फेस प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो फेस प्लेट में यूज करने के लिए हम उसमें एंगल प्लेट का भी जरूरत पड़ता है हमको। फिर किसी जॉब को जब फेस प्लेट पर बांधते हैं तो क्लैंप का भी जरूरत पड़ता है, उसमें स्टेप ब्लॉक का भी जरूरत पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ये ऊपर वाला इन तीनों सब सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डी, यानी कि इन सभी तीनों का जरूरत पड़ेगा हमको फेस प्लेट पर इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फेस प्लेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपसाधक में एंगल प्लेट भी हो जाएगा, क्लैम भी हो जाएगा, स्टेप्ड ब्लॉक भी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है उस कोण का नाम बताइए जो कि हेलिक्स एक चूड़ी में अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा के साथ बनता है। क्या रैक कोण, हेलिक्स कोण, चूड़ी कोण या रिलीफ कोण? तो कह रहा है कि उस कोण का नाम बताइए जो कि हेलिक्स एक स्क्रू चूड़ी के अक्ष के लंबवत, जैसे एक स्क्रू चूड़ी इस तरह रहता है, इस तरह, ठीक है। तो एक स्क्रू चूड़ी के अक्ष के लंबवत, तो एक स्क्रू चूड़ी है ये, इसका अक्ष के लंबवत एक हम ये खींचे, खींची गई रेखा के साथ, ये खींची गई रेखा के साथ जो इधर कोण या इधर कोण, ये जो कोण बना, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? तो इस कोण को क्या कहते हैं? रे कोण कहते हैं, या हेलिक्स कोण कहते हैं, या चूड़ी कोण कहते हैं, या रिलीफ कोण कहते हैं। तो इस कोण जो ये बना, ये कोण या ये कोण जो बना, इसको हम कहते हैं क्या? हेलिक्स कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स कोण। इसलिए इसका आंसर जो होगा, सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, हेलिक्स कोण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर, कह रहा है बहुप्रारंभिक चूड़ियों का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुप्रारंभिक यानी क्या? मल्टी स्टार्ट थ्रेड, यानी कि मल्टी स्टार्ट थ्रेड कहने का अर्थ है कि जब हम किसी भी, जैसे किसी का ढक्कन रहता है तो हम एक बार ढकते हैं, बोतल का जैसे ढक्कन रहता है, एक बार हम घुमा देंगे तो तुरंत टाइट हो जाता है। तो क्या है उसमें? बहु स्टार्ट चूड़ी है, यानी मल्टी स्टार्ट थ्रेड है, यानी दो मुंह का उसमें थ्रेड रहता है कटा हुआ। यानी हम एक चक्कर घुमाते हैं बोतल के ठिप्पी को, एक चक्कर भी घुमाते हैं तो वो अपने आप दो बार घूम जाता है, इसलिए देखिए एक ही बार में घुमाने से वो तुरंत टाइट हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि बहुप्रारंभिक चूड़ी का उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्लाई प्रेस में भी किया जाता है, टेलीस्कोप में भी किया जाता है, थर्मस फ्लास्क कैप में भी किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। सभी, ये सभी सभी सही है, ठीक है। ये तीनों में किया जाता है, ताकि एक ही बार घुमाते हैं और तुरंत वो फटाक से टाइट हो जाता है या फटाक से खुल जाता है। तो वो बहुप्रारंभिक उसमें चूड़ी रहता है, मल्टी स्टार्ट थ्रेड रहता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुप्रारंभ चूड़ियों को काटने की एक विधि है? बहुप्रारंभिक चूड़ी काटने की कौन सी एक विधि है? तो इसमें है बहुप्रारंभिक चूड़ी काटने का, क्या स्लॉटेड फेस प्लेट के द्वारा, या थ्रेड चेजिंग डायल के द्वारा, या टॉप स्लाइड को खिसकाकर, या ये सभी? तो इसमें जब मल्टी स्टार थ्रेड को काटना होता है तो हम स्लॉटेड फेस प्लेट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। थ्रेड चेंजिंग डायल का भी प्रयोग करते हैं, टॉप स्लाइड को भी खिसकाकर हम थ्रेड मल्टी स्टार चूड़ी काट सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, हम सभी इन तीनों विधि द्वारा हम मल्टी स्टार थ्रेड काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये 107 नंबर, इसमें कह रहा है चित्र में दर्शाए गए उपकरण का पहचान करें। ये उपकरण का नाम बताना है, क्या है? क्या डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, या प्लग गेज है? तो ये देखने में ही तो लग रहा है कि माइक्रोमीटर है और डिजिटल है, देख रहे हैं, हाँ बता रहा है। तो ये डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है। डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, ठीक है।
इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 mm। ये माइक्रोमीटर का है। अगर माइक्रोमीटर पूछ रहा है, डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर हो या डिजिटल इनसाइड माइक्रोमीटर हो या सिर्फ माइक्रोमीटर हो, तो इन सब का लिस्ट काउंट कितना होगा 0.01 mm। ठीक है। अगर पूछता वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का। अगर पूछता वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.001 mm। ठीक है, तो इसलिए इसको हम तीनों एक ही जगह बता दिए कि डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर पूछे या डिजिटल इनसाइड माइक्रोमीटर पूछे या माइक्रोमीटर पूछे, उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होगा। पूछेगा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm। वर्नियर माइक्रोमीटर, अगर वर्नियर माइक्रोमीटर होगा उसका लिस्ट काउंट 0.001 mm। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक उपकरण है? क्या रेती मापक उपकरण है, वर्नियर कैलिपर मापक उपकरण है, खरोंचक मापक उपकरण है, या ये सभी? तो रेती भाई मापक उपकरण तो नहीं है, ये एक कटिंग उपकरण है। ठीक है, रेती का काम क्या है, कटिंग करना, तो ये तो पहला नंबर गलत। वर्नियर कैलिपर, इसे हम माप सकते हैं, तभी तो इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm है। अभी ही इसका पीछे वाला प्रश्न हम बताए थे कि इसका वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm। खरोंचक अस्क्राइबर से हम क्या काम करते हैं, ये भी मापक उपकरण नहीं, इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अलौह धातु है? अलौह धातु कहने का अर्थ है नॉन फेरस मेटल। ठीक है, नॉन फेरस मेटल कौन सा है? ढलवा लोहा है, या पिटवा लोहा है, या इस्पात है, या एल्युमिनियम है? तो इसमें से क्या हो सकता है? तो ढलवा लोहा में ये तो फेरस मेटल है, पिटवा लोहा में भी फेरस मात्रा रहता है, इस्पात में भी फेरस का मात्रा रहता है, परंतु एल्युमिनियम में जो है फेरस की मात्रा नहीं होती है, लौह की मात्रा नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम जो है इस ऑप्शन के अनुसार से नॉन फेरस मेटल की श्रेणी में है, इसलिए इसका आंसर जो सही होगा डी नंबर, एल्युमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है 110, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए शक्ति संचरण साधन को पहचाने। ये क्या है? गियर है, क्लच है, कपलिंग है, या क्या है, बेल्ट है, या बेल्ट है, क्या है? गियर, क्लच, कपलिंग या बेल्ट, क्या है? तो ये देखने में ही लग रहा है कि गियर है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर ये गियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? गियर है। नेक्स्ट प्रश्न 111, इसमें कह रहा है घटक की थ्रेडिंग के लिए टैप का उपयोग किया जाता है। टैप का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्या बाहरी व्यास, केवल बाहरी व्यास, एक्सटर्नल, केवल आंतरिक, या बाहरी और आंतरिक दोनों, या ना तो बाहरी ना ही आंतरिक? तो टैप का उपयोग हम क्या करते हैं? टैप एक प्रकार का अंदरूनी थ्रेड काटने का उपकरण है। ठीक है, जब होल में अगर हमको थ्रेडिंग करना है होल के अंदर, तो हम टैप का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर वही बाहर यानी एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना होता है तो हम डाई का यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि घटक डॉट 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 थ्रेडिंग के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। तो केवल केवल और केवल आंतरिक, इंटरनल ओनली, ठीक है। केवल आंतरिक के लिए हम टैब का यूज करते हैं। इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा सही नंबर बी, सही हो जाएगा 111 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है 112। 112 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेज का उपयोग करने का एक लाभ है। गेज का उपयोग करने का क्या लाभ है? क्या समय की बचत होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, या समय की बचत और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो गेज का काम क्या है? गेज का काम क्या है कि वो चेक करने के लिए, वो मापिंग तो उपकरण होता नहीं, वो चेक करता है। तो चेक करने में क्या होता है, फटाफट चेक कर दिया तो उसमें समय की भी बचत हो जाता है। और जब फटाफट जब चेक करेगा तो समय की बचत होगा तो उत्पादन में भी वृद्धि होगा। इसलिए हम समय की बचत भी और उत्पादन में भी वृद्धि, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ, दोनों, यानी समय की बचत और उत्पादन की वृद्धि, यानी दोनों हो जाएगा। तो गेज का उपयोग हम किस लिए करते हैं? दोनों के लिए करते हैं, समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि दोनों के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर है, कह रहा है 113 कि वह दिशा जिसमें एक खराद का क्रॉस स्लाइड चलता है वह है, क्या है? क्या क्रॉस स्लाइड अक्ष के समांतर चलता है, अक्ष के लंबवत चलता है, या अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर चलता है, या अक्ष से किसी भी कोण पर चलता है? तो जिसे इस तरह से ये है, एक प्रकार का लेथ है, यहाँ हेड स्टॉक है, ठीक है। यहाँ जो है इधर हम इसको टेल स्टॉक बना दिए, यहाँ पर क्रॉस स्लाइड है, ठीक है। यहाँ व्हील है लगा हुआ, ठीक है, यहाँ क्रॉस स्लाइड है। तो वह दिशा जिसमें एक खराद का क्रॉस स्लाइड चलता है। तो क्रॉस स्लाइड जब हम यहाँ लीवर को इस तरह से घुमाते हैं तो इधर या इधर आगे पीछे चलता है। तो ये अक्ष हुआ, ये अक्ष है, इसका ये इधर लंबवत इस तरह चलता है। ये तो आगे या पीछे इस तरह चलता है, तो ये क्या हुआ, लंबवत होगा। तो अक्ष के लंबवत ये चलता है, ठीक है, अक्ष के लंबवत चलता है, ना कि अक्ष के समांतर, ना कि अक्ष के 45 डिग्री कोण पर, या अक्ष के किसी भी कोण पर। ये हमेशा चलेगा क्या, क्रॉस स्लाइड जो चलेगा अक्ष के लंबवत चलेगा। इसलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 114। 114 कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर के अल्पमापांक के लिए कौन सा व्यंजन सही है। यानी वर्नियर कैलिपर का कर लिया, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर। यानी वर्नियर कैलिपर के अल्पमाप के लिए कौन सा व्यंजक सही है? क्या एक MSD का मान, एक VSD का मान, या एक VSD का मान माइनस एक MSD का मान, या एक MSD का मान प्लस एक VSD, या एक MSD का मान माइनस एक VSD का आधा मान, यानी हाफ मान। MSD यानी मेन स्केल डिवीजन और VSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा एक MSD का मान माइनस एक VSD, यानी एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान के बराबर होता है। जैसे कि वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल, यहाँ वर्नियर कैलिपर का रहा है, तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हम बताए थे कि 0.02 mm होता है, ठीक है, 0.02 mm होता है। तो वर्नियर स्केल जो होता है वो उसका 50 वर्नियर स्केल, क्या 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है 49, क्या 49 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है, ठीक है। वर्नियर स्केल में 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49 मेन स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। तो क्या इसको हम देख सकते हैं, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन यानी VSD बराबर क्या होगा, 49/50 होगा कि नहीं, 49/50 हो जाएगा, हो जाएगा।
तो जब एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 49 हो जाएगा, तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है? लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है? लिस्ट काउंट बराबर यहाँ कर रहा है कौन सा व्यंजक सही है? तो इसका ए व्यंजक सही है, ए नंबर का। तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान, तो एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है? एक मेन स्केल डिवीजन का मान 49/50 आ गया, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन का मान 49/50 और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है? एक है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 49/50 है, ठीक है। तो 1 माइनस 49/50 जब करते हैं तो 50 का एक मतलब 50 में से 49 गया, तो एक यानी 1/50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 0.02 ठीक है। इसका ये लिस्ट काउंट है, इसका भी लिस्ट काउंट यहाँ बताए थे। इसलिए इसका एक सही जो आंसर होगा 114 का ए नंबर, एक MSD का मान माइनस एक VSD के मान के बराबर होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, खराद के हेड स्टॉक में दिए गए कोण पुल्ली के बैक गियर मैकेनिज्म का क्या कार्य होता है? क्या धुरी की गति को उलटता है, धुरी की गति को बढ़ाता है, धुरी की गति को कम करता है, या स्पिंडल गियर से स्टड गियर में पावर संचारित करता है? क्या करता है? तो एक खराद के हेड स्टॉक जो होता है, हेड स्टॉक में कौन पुल्ली बैक गियर मैकेनिज्म जो होता है वो इस तरह तो पहले रहता है, जैसे कि ये हुआ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट बैक गियर मैकेनिज्म यहाँ पर आके यहाँ जो चक लगा रहता है यहाँ से वो एंगेज रहता है, ठीक है। यहाँ से इधर जब भी बैक गियर मैकेनिज्म का जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो होता है धुरी की गति जो होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है? धुरी की गति कम हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। बैक गियर मैकेनिज्म का हम प्रयोग कब करते हैं? जब हम लेथ पर काम कर रहे हैं, वैसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि हमको स्पीड का ज़रूरत बहुत कम है, उसमें हम बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा धुरी की गति को कम करना, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 16, कह रहा है वर्नियर कैलिपर से ली जा सकने वाली न्यूनतम रीडिंग क्या है कहलाती है? वर्नियर कैलिपर से जो न्यूनतम रीडिंग लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? जीरो काउंट, माइनर काउंट, बेसिक काउंट या लिस्ट काउंट? तो लिस्ट काउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी जो उपकरण होगा उससे सबसे न्यूनतम माप जो लिया जाएगा उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा डी नंबर, लिस्ट काउंट। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि गोलाकार नमूने को पकड़ने के लिए प्रयोग होने वाले भी ब्लॉक का भी ग्रुप डॉट 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 पर होता है। भी ग्रुप इस तरह से होता है, सॉरी ये रहता है, इस तरह से रहता है, भी ब्लॉक रहता है। तो ये जो होता है इसका ये कोण, ठीक है, ये कोण जो होता है कितना डिग्री का? तो ये कोण हमेशा भी ब्लॉक का 90 डिग्री का होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 118। 118 कह रहा है एक स्ट्रेट पिन हथौड़े की पिन को किस प्रकार लगाया जाता है? हत्थी के पार, हत्थी पर सीधा, हत्थी पर टेढ़ा, हत्थी पर झुका? तो स्ट्रेट पिन हथौड़ा जो होता है वो हमेशा हत्थी पर सीधा लगाया जाता है, ठीक है, हत्थी पर सीधा लगाया जाता है। इस तरह से रहता है, एक ये हैंडल है और यहाँ पर ये इस तरह से इस तरह बना सकते हैं हम हथौड़ा। और इसका जो होता है ये जो रहता है ये और ये और ये जो दोनों जो होता है ना
ये जो दोनों होता है सीधा रहता है, ठीक है, दोनों एक ही स्ट्रेट में रहता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 119 नंबर। 119 में कह रहा है